नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 4 में भाग 4 पढ़ लिया। भाग 4 में आपने यौन संचारित रोगों के बारे में जाना, यौन संचारित रोग को उत्पन्न करने वाले रोग जनकों यानी पैथोजेंस के बारे में जाना, कुछ रोगों के लक्षणों के बारे में आप जाना। अब आते हैं भाग 5 में, उसके आगे के टॉपिक्स बारे में पढ़ेंगे जो कि होगा बंध्यता या इनफर्टिलिटी। सामान्य भाषा में हम क्या कहेंगे, बंध्यता का मतलब क्या होता है? संतान ना उत्पन्न कर पाना, यानी कोई दंपत्ति संतान उत्पन्न नहीं कर पाती है, ये बंध्यता कहलाती है, इनफर्टिलिटी। अब ये प्रॉब्लम मेल या फीमेल में से किसी को हो सकता है या दोनों को हो सकता है, स्त्री या पुरुष दोनों में किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है बंध्यता का, कि उनमें से किसी के कारण संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहा। तो संतान उत्पन्न ना हो पाना ही क्या कहलाता है? बंध्यता। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि संतान उत्पन्न करने की अक्षमता क्या कहलाती है? बंध्यता कहलाती है। अब संतान उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरत होता है? नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। अंडाणु बनता है मादा के अंडाशय में। मादा के अंडाशय में अंडाणु जो बनता है वो फैलोपियन नलिका के द्वारा पकड़ा जाता है और फैलोपियन नलिका में एम्पुलर इस्थमस जंक्शन पर पहुंचता है। और उसी समय अगर शुक्राणु का प्रवेश होता है तो शुक्राणु तैरते हुए फैलोपियन नलिका में उपस्थित अंडाणु तक पहुंचता है। अंडाणु को भेद कर उसके अंदर प्रवेश करके निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। तत्पश्चात युग्मनज बनता है। युग्मनज विकसित होता है और धीरे धीरे यह गर्भाशय की तरफ बढ़ता है। गर्भाशय में उपस्थित अंतःस्तर में ये जाकर चिपक जाता है और गर्भ धारण हो जाता है। 9.5 तक यह भ्रूण वहाँ पर विकसित होता है और पूर्ण शिशु के रूप में 9.5 माह के बाद प्रसव की प्रक्रिया द्वारा बाहर आ जाता है। अब इस प्रक्रिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेल में या फीमेल में। फीमेल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? हो सकता है कि अंडाणु जो उत्सर्जित हो रहा है वो फैलोपियन नलिका उसे ना पकड़ पा रही हो, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि जो अंडाणु आया है फैलोपियन नलिका में वहाँ तक तो सही है, लेकिन उस माता की या उस स्त्री की जो गर्भाशय है वह सही नहीं है, भ्रूण को रोपित करने में सक्षम नहीं है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेल्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ ही ना हो संभोग के लिए। दूसरा, उसके वीर्य में उपस्थित शुक्राणु की संख्या यदि कम है तब भी गर्भधारण नहीं हो पाता। आपको बताया गया है कि एक मात्रा होती है वीर्य के 3.5 ml सीमेन में लगभग 20 करोड़ स्पर्म्स पाए जाते हैं और माना गया है कि 6 करोड़ से अगर कम होते हैं तो वो निषेचन करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये भी एक कारण होता है पुरुषों के लिए। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं। गर्भधारण के लिए पहले कुछ चीज़ें बताई गई हैं और फिर बंध्यता के बारे में। तो गर्भधारण के लिए पुरुष व स्त्री दोनों स्वस्थ युग्मक बनाने तथा संभोग करने में सक्षम होने चाहिए, पहला ये कंडीशन। दूसरा, नर युग्मक यानी शुक्राणु सामान्य व सक्रिय होने चाहिए जिससे वह मादा की फैलोपियन नलिका तक पहुंच सके। अगर वो शुक्राणु योनि के माध्यम से गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन नलिका में नहीं पहुंच पाता तो भी गर्भधारण नहीं हो सकता। शुक्राणु व अंडाणु आपस में मिलने पर शुक्राणु का अंडाणु को भेद कर उसे निषेचित करने में सक्षम होना चाहिए। अगर वह उसे भेद कर उसमें प्रवेश ही नहीं कर पा रहा तब भी गर्भधारण नहीं हो पाएगा। आपको बताया गया है कि शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचने से पूर्व उसमें कुछ परिवर्तन आता है जिसे हम कैपेसिटेशन कहते हैं। वो बहुत अनिवार्य है। अगर कैपेसिटेशन की प्रक्रिया स्पर्म में नहीं होती है तो वो अंडाणु को भेज सकने में सक्षम नहीं होता। यानी शुक्राणु को अंडाणु को भेद कर उसे निषेचित करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही निषेचन से बना जो युग्मनज है प्रारंभिक भ्रूणीय विकास करने तथा गर्भाशय के अंतःस्तर में अंतरोपित होने में सक्षम होना चाहिए। यानी जो युग्मनज है उसके विकास होने में, प्रारंभिक भ्रूणीय विकास करने में और उसे गर्भाशय के अंतःस्तर में अंतरोपित होने में सक्षम होना चाहिए। गर्भ में अंतरोपित भ्रूण स्वस्थ होना चाहिए और इसका हार्मोनल पर्यावरण उचित होना चाहिए। यानी जो उसको हार्मोनल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए वो उचित होना चाहिए जिससे इसका आगे का विकास सुनिश्चित हो सके। कभी कभी इनमें भी प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल चेंजेस में भी प्रॉब्लम होता है जिससे गर्भ गिर जाता है। और सगर्भता की स्थिति बिना किसी व्यवधान के पूरी बने रहे। यानी आवश्यक है कि जो भ्रूण है वह स्वस्थ हो और उसको हार्मोनल पर्यावरण उचित मात्रा में मिले जिससे उसके आगे का विकास हो सके और सगर्भता की स्थिति बिना किसी व्यवधान के पूरी बनी रहे। लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। अब इसमें क्या क्या आता है आपको बताया गया है। युग्मक निर्माण, बहुत लोगों में युग्मक निर्माण में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। किसी किसी के अंडाशय में अंडाणु ही नहीं बनता, किसी किसी विषण में शुक्राणु नहीं बनता, तो ये सब भी प्रॉब्लम है। यानी युग्मक निर्माण होना चाहिए।
ये सब आवश्यक शर्तें हैं जिससे गर्भधारण हो सके। युग्मक स्थानांतरण यानी कि नर युग्मक यानी शुक्राणु का फैलोपियन नलिका तक स्थानांतरण होना चाहिए। साथ ही नर युग्मक का अंडाणु में निषेचन की क्षमता होनी चाहिए। वह निषेचनोपरांत किसी भी कारक पर गड़बड़ी होने पर दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। यानी इन सभी प्रक्रियाओं में युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण, निषेचन व निषेचनोपरांत किसी भी कारक पर अगर गड़बड़ी होती है तो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो संतान उत्पन्न करने की अक्षमता ही क्या कहलाती है? बंध्यता कहलाती है, इनफर्टिलिटी। अपने देश सहित पूरे विश्व में अनेक लोग बंध हैं यानी इनफर्टाइल हैं। ये शब्द को याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आता है। बंध का मतलब इनफर्टाइल, मतलब संतान उत्पन्न करने की अक्षमता, यानी वो उत्पन्न ना कर पाएँ। सहवास करने के बावजूद वह संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। इस बंधता के अनेक कारण हो सकते हैं, यानी बंधता के बहुत सारे कारण होते हैं जिनमें कुछ आपको दिए गए। पहला शारीरिक यानी फिजिकल, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, यानी संतान उत्पन्न करने में सक्षम ना हो शारीरिक रूप से। जन्मजात कॉन्जेनाइटल, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो जन्मजात होती हैं, जो कि में भी हो सकता है। पुरुषों में वृषण का पूरी तरीके से विकसित ना हो पाना, महिलाओं में अंडाशय का पूरी तरीके से विकसित ना हो पाना। रोगजन्य पैथोलॉजिकल और ड्यू टू डिजीज़, बहुत से ऐसे डिजीज़ हैं जिसके कारण, बहुत से ऐसे रोग हैं जिसके कारण दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता। बहुत सारे औषधिक यानी ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी वजह से भी संतान उत्पन्न करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। प्रतिरक्षात्मक यानी इम्यूनोलॉजिकल, तो ये सबसे ज़्यादा पुरुषों में देखा गया है। पुरुषों में एंटी स्पर्म एंटीबॉडी बन जाता है जो स्पर्म की मोटेलिटी को कम कर देता है। यानी पुरुष में पता तो नहीं चलता, पुरुष की इम्यून सिस्टम एंटी स्पर्म एंटीबॉडी बनाने लगती है जो स्पर्म की मोटेलिटी को काफ़ी कम कर देता है, जिससे स्पर्म जो रिलीज़ होता है वो गर्भाशय से फैलोपियन नलिका में नहीं पहुंच पाता। तो ये कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो मेंस में ज़्यादा होते हैं। तो भारतवर्ष में प्रायः संतान ना होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता रहा है, अब नहीं। आप गूगल पे भी ट्राई कर सकते हैं। यानी जो भारतवर्ष में, हमारे देश में ये था कि संतान ना उत्पन्न करने की जो अक्षमता है वो स्त्रियों को दोष दिया जाता था। ऐसा नहीं है, पुरुषों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पुरुषों में भी, जिसके कारण संतान उत्पन्न नहीं हो पाती। तो आप इस तरह से पूरा इस पॉइंट को लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे बंधता यानी इनफर्टिलिटी, लिखेंगे गर्भधारण के लिए पुरुष व स्त्री दोनों स्वस्थ युग्मक बनाने तथा संभोग करने में सक्षम होने चाहिए। नर युग्मक यानी शुक्राणु सामान्य व सक्रिय होने चाहिए जिससे वह मादा के फैलोपियन नलिका तक पहुंच सके। शुक्राणु व अंडाणु आपस में मिलने पर शुक्राणु का अंडाणु को भेद कर उसे निषेचित करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही निषेचन से बना युग्मनज प्रारंभिक भ्रूणीय विकास करने तथा गर्भाशय के अंतः स्तर में अंतर्रोपित होने में सक्षम होना चाहिए। गर्भ में अंतर्रोपित भ्रूण स्वस्थ होना चाहिए और इसका हार्मोनल पर्यावरण उचित होना चाहिए जिससे इसका आगे का विकास सुनिश्चित हो सके और सगर्भता की स्थिति बिना किसी व्यवधान की पूरी बनी रहे। लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण, निषेचन व निषेचनोपरांत किसी भी कारक पर गड़बड़ी होने पर दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। संतान पैदा करने की अक्षमता ही बंधता कहलाती है। अपने देश सहित पूरे विश्व में अनेक लोग बंध हैं, सहवास करने के बावजूद वह संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। इस बंधता के अनेक कारण हो सकते हैं, इन्हें निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला शारीरिक यानी फिजिकल, दूसरा जन्मजात यानी कॉन्जेनाइटल, तीसरा रोगजन्य यानी पैथोलॉजिकल और ड्यू टू डिजीज, नेक्स्ट औषधिक या ड्रग्स, प्रतिरक्षात्मक या इम्यूनोलॉजिकल। स्टार बना के पॉइंट लिख सकते हैं कि भारतवर्ष में प्रायः संतान न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। बस ये था बंध्यता के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बंध्यता का निदान। आखिर हम क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं जिससे एक दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो सके। इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। पहले हम ये डिटेक्ट करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि उस दंपत्ति में, स्त्री या पुरुष में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहा। उनमें प्रॉब्लम के हिसाब से ही हम उनमें ट्रीटमेंट देते हैं, निदान देते हैं, डायग्नोस करके कि इन्हें क्या दिया जाए, कौन सी विधि अपनाएं ये जिससे ये संतान उत्पन्न कर सकें। तो इनके बारे में आपको बताया जाएगा। आइए देखते हैं बंध्यता के निदान क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारे आज के समय में बहुत सारे सरकारी व गैर सरकारी क्लिनिक हैं, बंध्यता क्लिनिक हैं, जो ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हैं
उनमें जांच कर पता लगाते हैं कि आखिर बाधा किस स्टेप में आ रही है, क्या वजह है कि वे गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं। उनकी वजह का पहले जांच किया जाता है, और अगर वो वजह, वो कारण सही करने योग्य नहीं है, तब हम कुछ तकनीकों का प्रयोग करते हैं और उन तकनीकों के माध्यम से उन दंपति को संतान उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसे मेडिसिन से सही किया जा सकता है तो मेडिसिन देकर उन्हें हम ट्रीट करते हैं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो मेडिसिन के द्वारा सही नहीं होगा, तब उनमें हम कुछ विशेष तकनीक का प्रयोग करते हैं और उन तकनीकों के माध्यम से उन दंपति को संतान उत्पन्न करने में सक्षम बनाते हैं। यानी वे तकनीक जो किसी बंध दंपति को संतान उत्पन्न कराने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम सहायक जनन प्रौद्योगिकियां कहते हैं। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सहायक जनन प्रौद्योगिकियां क्या हैं। तो वे तकनीक जो किसी बंध दंपति को संतान उत्पन्न करने में सहायता करती हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, शॉर्ट फॉर्म में ART कहते हैं। याद कर लीजिए, बंधता का निदान क्या है। बंधता का निदान हम तभी कर पाएंगे जब हम पता लगा सकें कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। होता क्या है, ये जांच कब कराया जाता है? विवाह के 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष तक नियमित रूप से सहवास के बाद अगर संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तब वहाँ पर हम जांच के लिए परामर्श करते हैं। जांच होता है, जांच विभिन्न प्रकार के होते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों का होता है। प्रॉब्लम जहाँ आती है उसे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर वो प्रॉब्लम दवाई से सही हो सकती है तो दवा देकर उसे सही किया जाता है, और अगर दवा देकर सही नहीं किया जा सकता, तब उन दंपति को कुछ विशेष तकनीक के माध्यम से संतान उत्पन्न कराने में सक्षम कराते हैं। और यही तकनीक जो किसी बंधे दंपति को संतान उत्पन्न करने में सहायता करती है, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां कहलाती हैं। यानी आप क्या याद करें कि वे तकनीक जो किसी बंध दंपति को संतान उत्पन्न करने में सहायता करती है, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं। उन्हीं तकनीकों के बारे में हमें पढ़ने बहुत सारे तकनीक हैं, जिनमें एक आपको बताया गया यहाँ पर। तो पहला जो तकनीक है वो है पात्र निषेचन या परखनली शिशु। इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी। 2 शब्दों का मतलब आप अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। एक तो ये कि इन विट्रो का मतलब क्या होता है, एक होता है शब्द इन वीवो। इन दोनों का मतलब आपको याद कर लेना है। इन वीवो का मतलब होता है शरीर के अंदर, इन विट्रो का मतलब होता है शरीर के बाहर। ठीक है, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, आप याद कर लीजिए। इन वीवो का मतलब शरीर के भीतर और इन विट्रो का मतलब शरीर के बाहर। देखिए, मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मादा शरीर के भीतर, फैलोपियन नलिका में। लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या कह रहा है? शरीर से बाहर निषेचन तो कराया जा सकता है। जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि निषेचन शरीर के अंदर नहीं हो पाता, तब उसे बाहर कराया जाता है। इसी को हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब मादा के अंडवाहिनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अंडवाहिनी में सूजन है या कोई संक्रमण है, तब हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं। क्योंकि अंडवाहिनी या जिसे हम डिंब वाहिनी कहते हैं या जिसे हम फैलोपियन नलिका कहते हैं, उसी में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, तब हम उसमें शरीर से बाहर लैब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं, और उससे उत्पन्न हुआ जो शिशु होता है उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। भी आगे आपको बताते हैं। पहले हम ये समझें कि ये जो पहला प्रोसेस है, पात्र निषेचन या परखनली शिशु, किन दंपति को सुझाया जाता है? 2 कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन स्त्री के साथ, यदि स्त्री का डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका जिसे हम कहते हैं, वो अगर सही नहीं है, कह सकते हैं उसमें संक्रमण है, सूजन है या कोई अन्य विकृति है जिसकी वजह से वहाँ पर निषेचन नहीं हो पा रहा है, तब हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं। दूसरा, यदि पुरुष के वीर्य में शुक्राणु नहीं है, तब हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं। तब इसमें क्या किया जाता है? देखिए, अंडाणु और शुक्राणु का मिलना और उन दोनों का संलयित होना निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज़ें मादा के फैलोपियन नलिका में होती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, फैलोपियन नलिका विकृत है या पुरुष के शुक्राणु में वीर्य में शुक्राणु की कमी है, तब हम क्या करते हैं कि स्त्री के अंडाशय से अंडाणु निकालते हैं और पुरुष के वीर्य से शुक्राणु निकालते हैं और उस अंडाणु शुक्राणु को लैब में फर्टिलाइज कराते हैं।
अब लैब में जब फर्टिलाइज कराते हैं तो उस से बना जो युग्मनज है जाइगोट, वह वहाँ पर विकसित होना शुरू होता है। पहले 2 कोशिका, फिर 4, फिर 8। तो जब 8 कोशिकीय युग्मनज हो जाता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं, 8 युग्मनज जो भ्रूण है, अगर 8 कोशिकीय युग्मनज अवस्था में है, तब हम उसे स्त्री के फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र करते हैं, क्या, जिसे हम डिंब वाहिनी कहते हैं। ये सब बातें ध्यान से समझिएगा। आपको बताया गया है कि कहीं पे इरेज करने वाला नहीं है, आप पहले इतना पॉइंट लिख लें। आप हेडिंग डालेंगे निदान या डायग्नोसिस, लिखेंगे अनेक बंध दंपतियों की जांच व उपचार कर उन्हें संतान उत्पन्न करने योग्य बनाया जा सकता है। इस हेतु अनेक सरकारी व निजी इनफर्टिलिटी क्लिनिक यानी बंधता क्लिनिक, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ उपलब्ध हैं जो नैदानिक जांच कर बताती हैं कि बाधा प्रजनन की किस पद पर आ रही हैं व इसे किस विधि से समाप्त किया जा सकता है, अथवा संतान प्राप्ति हेतु क्या अन्य प्रयास किया जा सकता है। बंधता की जांच तब आवश्यक हो जाती है जब किसी दंपति को 1 वर्ष या अधिक समय तक नियमित सहवास के पश्चात भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा हो। इस हेतु स्त्री व पुरुष दोनों की भौतिक जांच यानी फिजिकल एग्जामिनेशन, वीर्य की जांच, लैप्रोस्कोपिक जांच आदि की मदद ली जाती है। अगर कोई दोष पाया जाता है तो उसे दुरुस्त करना संभव नहीं हो पाता, तब विशेष तकनीकों द्वारा इन बंध दंपतियों की संतान उत्पन्न करने में मदद की जाती है। ये तकनीकें जो बंध दंपतियों को संतान उत्पन्न करने में सक्षम बनाती हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART कही जाती हैं। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। अब इन्हीं के बारे में बताएंगे कि सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं जो एक बंध दंपति को संतान उत्पन्न करने में सक्षम बनाती हैं। इसमें आपको पहला बताया जा रहा है पात्र निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। आपको बताया गया था कि ये एक मादा जनन तंत्र है। अब मादा जनन तंत्र में जो अंडाणु बनता है वो अंडाशय में बनता है, और अंडाशय से अंडाणु जाता है फैलोपियन नलिका में। ये क्या है, डिंब वाहिनी, या इसे हम फैलोपियन नलिका कहते हैं। अब मान लो कि ये डिंब वाहिनी में कुछ प्रॉब्लम है और ये यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा, यहाँ पर संक्रमण है या कुछ भी है, दोनों में होना चाहिए, दोनों में वही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अंडाणु यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही। लेकिन उस स्त्री में 2 चीज़ें खास हैं। उस स्त्री में गर्भाशय सही है, यानी संतान उत्पन्न करने के लिए जो गर्भाशय है वो सही है। दूसरा, उसका अंडाशय भी सही है, अंडाणु उत्पन्न हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि उसका डिंब वाहिनी विकृत है, तब हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं। और दूसरी कंडीशन पुरुष के साथ कि यदि पुरुष में उसके वीर्य में शुक्राणु बहुत कम है, तब हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं। करते क्या है कि अंडाशय से अंडाणु को ले लेते हैं और वीर्य में जो भी शुक्राणु है उन शुक्राणु को लेते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को हम लैब में निषेचन कराते हैं। और आपको पता है कि निषेचन के पश्चात क्या बनता है, युग्मनज बनता है, 2n युग्मनज। अब ये युग्मनज विभाजित होकर 1 से 2 कोशिका, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8 कोशिकीय संरचना बनाता है, और फिर 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर 8 हुआ, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 स्टेज में आकर यहाँ पर अंतरोपित हो जाता है। तो जब यदि लैब में बनाया गया जो युग्मनज है वो 8 कोशिकीय अवस्था में है, तो इस 8 कोशिकीय युग्मनज को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस 8 कोशिकीय युग्मनज को हम इस मादा स्त्री के फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब 8 से अधिक हो जाए, 8 कोशिका से अधिक यानी 16 कोशिका या 32 कोशिका या फिर 64 कोशिका, इतनी कोशिकाएं अगर हो गई हैं युग्मनज में, तब हम इसे फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं।
तब हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तब हम ट्रांसफ़र करते हैं गर्भाशय में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। यहाँ सबसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो अपने कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा, सारे डाउट क्लियर करके याद करिएगा कि पात्र निषेचन में क्या करते हैं कि मादा के अंडाणु को लेते हैं और नर के शुक्राणु को लेते हैं, लैब में इसे फर्टिलाइज कराते हैं, शरीर से बाहर लैब में कराया जा रहा है, निषेचन कराते हैं और निषेचन करा के युग्मनज बनाते हैं। यदि युग्मनज 8 कोशिकीय अवस्था में है और उसे निकाल कर हम चाहते हैं ट्रांसफ़र करना, तो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? गर्भाशय में नहीं। 8 कोशिकीय अगर है, याद कर लीजिए, अगर 8 कोशिकीय है तो इसे हम डिंबवाहिनी या फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर 8 कोशिका से अधिक है, 16, 32 या 64, तब हम उसे कहाँ स्थानांतरित करते हैं? गर्भाशय में। तो यदि युग्मनज को जब 8 कोशिकीय अवस्था में, याद करिए 8 कोशिकीय युग्मनज है, तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? फैलोपियन नलिका में। तब इसे हम क्या कहते हैं? युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण, यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं ZIFT। याद करिए, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। जब हम जाइगोट को डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र करते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं? युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण। लेकिन जब युग्मनज 8 कोशिका से अधिक बढ़ गया, बाई चांस, मतलब 16 है या 32 है या 64 कोशिकीय युग्मनज है, तब हम इस युग्मनज को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? गर्भाशय में। इसलिए क्या कहते हैं इसे कहते हैं युग्मनज अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? IUT। यहाँ पर जाइगोट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ IUT लिख देते हैं, यानी इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। ठीक, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। तो जब गर्भाशय में स्थानांतरित करेंगे तो क्या कहेंगे? अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। और जब फैलोपियन नलिका में तो क्या कहेंगे? युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण। ठीक, बस। अब जब हम स्थानांतरण कर देते हैं तो इस भ्रूण का इस मादा स्त्री में विकास होता है और एक सामान्य शिशु को जन्म देती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया द्वारा जन्मे जो शिशु होता है, उस शिशु को हम क्या कहते हैं? परख नली शिशु, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, ऐसे शिशु को जो इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, ऐसे शिशु को हम परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बस नोट कर डालिए। याद हो गया होगा, इतना इजी है कि पात्र निषेचन या परख नली शिशु क्या है? शरीर से बाहर निषेचन कराकर युग्मनज बनाना। युग्मनज अगर 8 कोशिका में है तो उसे फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र करेंगे, तब उसे हम युग्मनज अंतः फैलोपियन या डिंब वाहिनी स्थानांतरण कहलाएंगे, ZIFT। और यदि 8 कोशिका से अधिक अवस्था है तो उसे हम गर्भाशय में ट्रांसफ़र करेंगे, तब वहाँ पर हम अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण या IUT इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक, अब उस भ्रूण का वहाँ पर विकास होने दिया जाता है और एक सामान्य शिशु का जन्म होता है। उस शिशु को हम परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बस नोट कर डालिए। हेडिंग डालेंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ या ART, लिखेंगे विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ यानी बंध्यता क्लिनिक उपचार करके बंध्य दंपतियों को विभिन्न तकनीकों की सहायता से संतान पैदा करने में मदद करते हैं। ये तकनीकें सहायक जनन तकनीकें कहलाते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला आप हेडिंग डालेंगे पात्र निषेचन या परख नली शिशु यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी। ये सब आपने पेपर में जरूर देखा होगा, बड़े बड़े उसमें कॉलम में आता है, लिखा रहता है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्लिनिक, जहाँ पर लिखा होता है कि निसंतान दंपत्ति को संतान उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है। इन विट्रो निषेचन यानी शरीर से बाहर निषेचन, भ्रूण का इन विट्रो विकास, तत्पश्चात सामान्य स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण के स्थानांतरण यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ये सब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहलाता है। ठीक है, भ्रूण का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को परख नली शिशु कहते हैं। स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित भ्रूण विकसित होकर सामान्य रूप से जन्म लेता है, वह परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है।
इस तकनीक का प्रयोग ऐसी स्त्रियों के लिए किया जाता है जिनकी अंडवाहिनियाँ यानी ओविडक्ट विकृत होती हैं, जबकि अंडाशय व गर्भाशय सामान्य होता है, अंडाशय और गर्भाशय सही होता है, या फिर इनके पतियों के वीर्य में शुक्राणु नहीं होते। इस तकनीक में प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनने के लिए प्रेरित किया जाता है और इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण जो कि 8 ब्लास्टोमियर तक है को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, तब इसे हम युग्मनज अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण ZIFT कहते हैं। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक, 8 कोशिकीय या 8 ब्लास्टोमियर से अधिक की अवस्था में आ जाती है, उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण IUT इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र कहते हैं। बस इतना नोट कर लीजिए। ये हो गया पहला प्रक्रिया, पात्रीय निषेचन यानी परखनली शिशु रोग कार्यक्रम। आइए देखते हैं अन्य विधियाँ, जिसमें आता है इन विवो निषेचन। अभी आपने पढ़ा इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है शरीर के बाहर, और इन विवो का मतलब होता है शरीर के अंदर। यानी कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जिनमें निषेचन तो सामान्य रूप से उनकी फैलोपियन नलिका में हो जाता है, लेकिन जो निषेचन के पश्चात बना भ्रूण है वो गर्भाशय में अंतरोपित नहीं हो पाता। यानी उनका गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम है, उनके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से भ्रूण का अंतरोपण नहीं हो पाता। तब इस कंडीशन में हम इन विवो निषेचन कराते हैं, यानी शरीर के अंदर निषेचन हो जाने देते हैं, और वो जो निषेचित अंडा है उसको निकाल कर हम किसी अन्य सामान्य स्त्री जिसका गर्भाशय सही है उसके गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं, और इस प्रकार से वो स्त्री, कोई अन्य स्त्री एक सामान्य शिशु को जन्म देती है। अब चूंकि हमने निकाला है अंडा किसी अन्य स्त्री से और उसे ट्रांसफ़र किया है दूसरी स्त्री में, तो वो जो दूसरी स्त्री होती है जिसमें निषेचित अंडाणु को हम स्थानांतरित करते हैं, शिशु को वो जन्म देती है, वो स्त्री सरोगेट माँ कहलाती है। याद रखेंगे, इन विवो निषेचन में क्या हो रहा है कि एक स्त्री है, ठीक है, उसका हमने अंडाणु, निषेचित अंडाणु, वो निषेचन करने में सक्षम है लेकिन उसका गर्भाशय सही नहीं है, जिसकी वजह से अंतरोपण नहीं हो पा रहा, तो उसका निषेचित अंडाणु हम किसी अन्य बी स्त्री में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उस बी स्त्री में, दूसरी महिला में, गर्भाशय में उस निषेचित अंडाणु का परिपक्वन होता है और शिशु का जन्म होता है। तो जो बी स्त्री है वो क्या कहलाती है? सरोगेट माँ। यानी इसने जिस शिशु को जन्म दिया है वो सही तरीके से अगर देखा जाए आनुवंशिक रूप से तो इसका है, ठीक है, क्योंकि निषेचित अंडाणु इसका है, इसने सिर्फ क्या किया? गर्भाशय दिया, गर्भाशय में निषेचित अंडाणु को रहने का स्थान दिया। तो ऐसी स्त्री क्या कहलाती है? सरोगेट माँ। यहाँ पर लिखा है सरोगेट मदर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सरोगेट माँ किसे कहते हैं? तो कुछ विरल परिस्थितियों में इन विट्रो निषेचित अंडाणुओं, देखिए अब यहाँ पर इस बात को समझिएगा, इन विट्रो निषेचित अंडाणु यानी शरीर से बाहर जो कराया गया निषेचन है, वो मान लो कि कोई स्त्री है, उसकी अंडवाहिनी भी खराब है, उसकी गर्भाशय भी खराब है, लेकिन अंडाशय सही है, अंडाशय से अंडाणु निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उस स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को निकाल लेते हैं और उसको लैब में शुक्राणु के साथ निषेचित कराकर जो युग्मनज बनता है, उस युग्मनज को अब उस स्त्री में ट्रांसफ़र तो कर नहीं सकते क्योंकि उसका गर्भाशय भी खराब है, तो हम किसी दूसरे स्त्री में उस निषेचित अंडाणु को स्थानांतरित कर देते हैं, और अब जो वो दूसरी स्त्री है जिसमें वो निषेचित अंडाणु पल रहा है उसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो ये कुछ विरल परिस्थितियों में कराया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, लेकिन जो इन विवो फर्टिलाइजेशन है उसमें तो हमेशा कराया जाएगा। तो इन विवो निषेचित अंडाणुओं को परिपक्व होने के लिए सरोगेट माँ का उपयोग किया जाता है। कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन तो सामान्य रूप से होता है, अंडाणु बनता है, किंतु कुछ विकारों के कारण भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थितियों में स्त्री के अंडाणु व उसके पति के शुक्राणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है तथा भ्रूण को 32 कोष की अवस्था में किसी अन्य इच्छुक स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। यह स्त्री क्या कहलाती है? सरोगेट माँ कहलाती हैं तथा भ्रूण के पूर्ण विकसित होने पर शिशु को जन्म देती हैं। मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी इस प्रक्रिया द्वारा शिशु उत्पन्न कराई जा रही है। आपको बताया जाएगा अध्याय 9 में। अध्याय 9 में एक प्रक्रिया है सुपर ओव्यूलेशन। उसमें आपको बताया जाएगा कि गाय भैंसों में कम समय में अधिक मात्रा में इनके संतान उत्पन्न कराने के लिए हम सुपर ओव्यूलेशन कराते हैं। हार्मोन को हम इंजेक्ट कर देते हैं गाय भैंस में, तो उनमें क्या होता है कि एक चक्र में, एक आर्तव चक्र में, आर्तव नहीं कहेंगे, मध्य चक्र कहेंगे, ऑयस्टर साइकिल होता है। इनमें एक मध्य चक्र में, ऑयस्टर साइकिल में, जहाँ एक अंडाणु उत्सर्जित होता था, वहीं इंजेक्शन देने से
एक ही चक्र में 8 से 10 अंडाणु का उत्सर्जन होने लगा। इसे हम कहते हैं सुपर ओव्यूलेशन। तो 8 से 10 अंडाणु का उत्सर्जन हुआ। अब इन अंडाणुओं को हम निकाल कर विभिन्न प्रकार के निषेचन करा के विभिन्न अलग अलग गाय भैंसों में स्थानांतरित कर देते हैं। तो अब वो जो स्थानांतरित किए गए जो गाय भैंस हैं वो क्या कहलाएंगी? सरोगेट माँ कहलाएंगी। यानी किसी एक गाय का हमने प्रयोग किया, उसमें 7-8 अंडे उत्पन्न कराएं, उन अंडों को निकाल कर निषेचन कराकर 7-8 अन्य गायों में स्थानांतरित कर दिए, यानी वो 7-8 जो अन्य गायें हैं वो गर्भवती हो गई। तो वे गायें क्या कहलाएंगी? सरोगेट माँ कहलाती हैं। ये हो गया एक प्रक्रिया। दूसरा आता है युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण, जिसे हम GIFT कहते हैं। नाम से सब क्लियर है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी जब युग्मक का स्थानांतरण हो। ऐसी प्रक्रिया कब कराते हैं? जब किसी माता में, स्त्री में उसका अंडाशय खराब हो, उसका अंडाशय में अंडाणु ना बन रहा हो, बल्कि उसका फैलोपियन नलिका सही है, गर्भाशय सही है, तब हम क्या कराते हैं? ये प्रक्रिया अपनाते हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। या किसी स्त्री के अंडाशय में अंडाणु उत्पन्न नहीं हो रहा है तो हम किसी अन्य स्त्री के, दाता स्त्री के अंडाणु को निकालेंगे और उस स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करा देते हैं, जिससे वहाँ पर निषेचन होता है। निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण का विकास होता है। ऐसे मामले में जहाँ स्त्रियाँ अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए यह तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें दाता मतलब किसी अन्य स्त्री से अंडाणु लेकर उसे स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तीसरी विधि आती है अंतःकोशिका द्रव्य शुक्राणु भेदन, जिसे कहते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम निषेचन कराते हैं लैब में। प्रयोगशाला में हम किसी अंडाणु में इंजेक्शन के माध्यम से स्पर्म को हम इंजेक्ट करा दें, तो उससे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इसी को कहते हैं अंतःकोशिकीय द्रव्यीय शुक्राणु भेदन या निक्षेपण। तो प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें क्या कराते हैं? अंडाणु में इंजेक्शन के माध्यम से स्पर्म को इंजेक्ट करा देते हैं। शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। निषेचन के पश्चात बने भ्रूण या युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय या फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। समझ में आया? अगर 8 कोशिकीय अवस्था है तो फैलोपियन नलिका में, और 8 से अधिक है तो गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब ये मत सोचिएगा जो इंजेक्शन आप ब्लड में कोई मेडिसिन डालने के लिए जो मेडिसिन इंजेक्शन यूज करते हो वो यहाँ पर प्रयोग होता है, नहीं। शुक्राणु अंडाणु देखा नहीं जा सकता, एक कोशिकीय हैं, तो एक कोशिकीय अंडाणु में शुक्राणु को इंजेक्ट कराने के लिए माइक्रो नीडल की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म सुइयों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना नोट कर डालिए। जो भी चीज़ें लिखा है इन विवो निषेचन से लेकर यहाँ तक अंतःकोशिकीय द्रव्यीय शुक्राणु भेदन, 3 प्रक्रिया हो गई। अब एक आखिरी चौथा प्रक्रिया बचा हुआ है जिसे हम कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक आप ये पूरा नोट कर लें। आइए आखिरी विधि समझते हैं जो कि है कृत्रिम वीर्य सेचन यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हम इस प्रक्रिया का प्रयोग कब करते हैं? इस प्रक्रिया का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी पुरुष में के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो। और आपको पता है कि अगर शुक्राणु की संख्या बहुत कम है तो वो निषेचन करने में सक्षम नहीं हो पाता। तब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री के योनि में या फिर उसके गर्भाशय में प्रविष्ट करा दिया जाता है। ठीक है, 2 कंडीशन होते हैं, या तो पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है या फिर वो वीर्य सेचन कर सकने में असफल हो रहा है। तब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उस पति के शुक्राणु या फिर किसी दाता पुरुष के शुक्राणु को लेकर हम उसे डायरेक्टली स्त्री के योनि में या फिर उसे गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। यदि हम गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं तब ये कहलाता है अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन यानी इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन, IUI। ठीक है, बस। तो ये लास्ट आखिरी प्रक्रिया थी जिसमें पुरुष की अगर समस्या है कि पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम है या वीर्य सेचन करने में असफल है, तब ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये हो गया संपूर्ण बातें बंधता से रिलेटेड, बंधता के निदान से रिलेटेड। अब कुछ और भी विधियां हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर अभी नहीं जानना है, वो आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा। इन सभी विधियों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और चूँकि ये महंगी खर्चीली होते हैं तो ये कुछ ही सीमित लोगों तक ही रह जाती हैं, बड़े बड़े शहरों में ही ये देखी जा सकती हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए कि कोई दंपत्ति अगर निसंतान है तो उसके लिए एक कानूनी रूप से किसी अनाथ बच्चे को गोद लिया जाना भी
स्वीकार किया जा सकता है। तो चूँकि ये सारे प्रोसेस थोड़े महंगे होते हैं, तो इनके स्थान पर आप किसी अनाथ बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले सकते हैं। बस ये था संपूर्ण बातें अध्याय 4 के अंतर्गत, जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत। अब ये पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। तो आप सभी इस अध्याय को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। जितनी भी विधियाँ बताई गई हैं, चाहे वो बंधता से संबंधित हों और चाहे गर्भधारण से बचने के लिए, यानी गर्भ निरोधकों के प्रयोग और उनके प्रकारों के बारे में, इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन निफ्ट में आते हैं। तो आप सभी इन सबको याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और आगे जो भी अध्याय होगा वो आप जल्द ही शुरू कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।